आज के इस वीडियो में हम BHI 133 के क्रम में इसके खंड 3 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संगम साहित्य के परिचय को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। संगम साहित्य से अभिप्राय उस आरंभिक तमिल साहित्यिक रचनाओं के भंडार से है जिनका हस्तांतरण मौखिक परंपरा के रूप में हुआ तथा जिन्हें समान युग की प्रारंभिक शताब्दियों में तिथिबद्ध किया गया। जब हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो ऐसे साहित्य से हमारा अभिप्राय होता है जिसमें बहुत से छोटे बड़े रचनाओं को सम्मिलित किया गया हो और जिनकी परंपरा जो है, हस्तांतरण की जो परंपरा है वह मौखिक रही हो। और आज के समय में जब हम इनके काल खंड को, समय को निर्धारित करते हैं तो आज की जो सामान्य युग की जो प्रारंभिक शताब्दी की जो तिथिबद्ध करने का जो हमारा परंपरा है उसके अनुसार हम उसे तिथिबद्ध करते हैं। संगम शब्द का सर्वप्रथम मध्यकालीन ग्रंथों में पाया जाता है। संगम शब्द सर्वप्रथम मध्यकालीन ग्रंथों में पाया जाता है तथा उन तमिल रचनाओं का संकेत करता है जिनको इन विद्वत सभाओं में संकलित किया गया था। संगम का अगर हम अर्थ देखें तो यह एक सभा होती है जहां बहुत से विद्वान एक जगह बैठ के जो विचार विमर्श करते हैं। ऐसे सम्मेलनों को हम संगम कह सकते हैं, जो कि हमें मध्यकालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार की रचनाएं जो सभा के द्वारा निर्मित की गई हो, इनमें तमिल रचना हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। नक्कीर नार, जिसने इरेया नार अकपोरुल, जो कि 8वीं शताब्दी CE का एक ग्रंथ है, पर भाष्य लिखा था। उनके अनुसार 3 संगम अस्तित्व में थे। सभी संगमों यानी कवियों के जो परिषद होते थे को पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। प्रथम संगम का आयोजन तेन में हुआ था, जो बाद में समुद्र में समा गया था। यहाँ तेन का अर्थ दक्षिण है, तो प्रथम संगम का आयोजन जो है वह तेन में हुआ था, यानी दक्षिण में हुआ था, जो बाद में समुद्र में समा गया। इस परिषद में जो है 4449 कवियों ने भाग लिया था और यह जो है 4440 वर्षों तक लगभग चलता रहा। यह जो संगम है लगभग 4440 वर्षों तक चलता रहा। इन कवियों के नामों की सूची में भगवान शिव, भगवान मुरुगा यानी मुरुगन, भगवान कुबेर तथा ऋषि अगस्त्य शामिल हैं। वहीं द्वितीय संगम को देखें तो इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ, जो 3700 कवियों के साथ लगभग 3700 वर्षों तक चलता रहा। दंत कथाओं के अनुसार तेन, मदुरै और कपाटपुरम दोनों समुद्र में समा गए थे। इन दोनों संगमों में रचे गए ग्रंथ समय की मार से सुरक्षित नहीं बच पाए। यहाँ हमने 2 संगम को पढ़ा। प्रथम संगम जो तेन मदुरै में हुआ था, तेन का अर्थ होता है दक्षिण, यानी दक्षिण मदुरै में हुआ था, जो लगभग 4440 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसमें 4449 कवियों ने भाग लिया था। वहीं द्वितीय संगम है, इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ, जिसमें 3700 कवियों ने भाग लिया और यह लगभग 3700 वर्षों तक चलता रहा। वहीं देखिए तृतीय संगम को तो 1830 वर्षों तक यह अस्तित्व में रहा। इस संगम को 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ तृतीय संगम से संबंध रखते हैं, जिनमें तोल्काप्पियम यानी तमिल व्याकरण की प्राचीन कृति, एट्टुतोकाई, इसका अर्थ है अष्ट संग्रह। इसमें 8 साहित्यिक रचनाओं का एक संकलन, जिसमें नटरिनय, करुणतोकाई, इकुरुनुरु, पिथित्रुपाथु, पडिपादल, कलिट्टोकाई, अकनानुरु तथा पुरनानुरु शामिल है। पदपट्टू 10 लंबी कविताओं, जिसमें
तिरुमुरुगात्रुपदै, सिरुप्पानुत्रुपदै, पेरुप्पानात्रुपदै, मुल्लैपट्टू, मुदरै कांची, पट्टिनापल्लै तथा मेलादुकादम आदि शामिल हैं। कवियों की ऐसी सभा का 9000 वर्षों के लिए अस्तित्व में रहना जिस तरह इसे बाद के ग्रंथों में बताया गया है वास्तविक संभावना से परे है। जिस प्रकार हमने देखा कि प्रथम द्वितीय ये सब जो संगम है लगभग 4440 वर्ष प्रथम हो गई, वहीं द्वितीय की बात करें तो यह करीब 3700 वर्षों तक चलता रहा। तृतीय की बात करें तो जिसमें जो ऊपर लिखा गया है जो हमने पढ़ा है उसमें 1830 वर्षों तक इस संगम तृतीय संगम के चलने की बात है। तो इस प्रकार हम देखें तो कुल 9000 वर्षों तक इस प्रकार के संगम चलता रहना स्वाभाविकता से हमें परे दिखता है। यद्यपि तीन संगमों के संबंध में यह परंपरा के बाद के समय की परिघटना है। इस साहित्य को सुदूर अतीत में स्थापित करना इस साहित्य परंपरा के महत्व में वृद्धि करने तथा तत्कालीन राजनीति सामाजिक परिवेश में इसके महत्व को स्थापित करने का एक तरीका है। यहाँ में यह बताया गया है कि इस प्रकार जो 9000 वर्षों तक इसके अस्तित्व में रहने की बात कही गई है वह इसलिए कही गई है ताकि इसे सामाजिक राजनीतिक स्तर पे इसकी परंपरा को मजबूत किया जाए, इसके प्रभाव को, इसके परिवेश के महत्व को स्थापित किया जाए। संगम कविताओं को चारणों और कवियों के यथार्थ भावों के साथ प्रकट माना जाता है, जिनमें कुछ यथार्थ है तो कुछ अतिशयोक्ति का कुछ अंश शामिल है। मूल रूप से ये कविताएं मौखिक परंपरा के रूप में हस्तांतरित होती रही है। अगर हम देखें तो जो ये कविता है ये मूल रूप से मौखिक परंपरा से ही प्रारंभ में हस्तांतरित होती रही। बाद के काल में इसे संहिताबद्ध किया गया, बाद के काल में इसे लेखनबद्ध किया गया। इस विपुल भंडार की विभिन्न कृतियों का कालक्रम तय कर पाना मुश्किल कार्य है। कविताओं की रचना तथा मौखिक परंपरा की शुरुआत संभवतः 3री सदी BCE में हुई थी। चूँकि प्रारंभिक जो संगम साहित्य है यह इसकी जो हस्तांतरण की जो परंपरा थी वह मौखिक थी और इसमें बहुत सारे छोटे बड़े साहित्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार इनका काल निर्धारित करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए इन कविताओं की रचना तथा मौखिक परंपरा की शुरुआत जो आज के समय माना जाता है वह है 3री सदी BCE माना जाता है। 3री सदी BC में इस कविताओं का संहिताबद्ध किया गया था, यह रचना की गई थी। इस मौखिक साहित्य का संकलनों के रूप में संशोधन तथा संहिताकरण लगभग 8वीं सदी CE में हुआ था। ये जो 3री सदी BCE है इस समय माना जाता है कि इस प्रकार के संगम हुए थे तथा इसका जो लेखनबद्ध या संहिताबद्ध करने की जो बात है वह लगभग 8वीं सदी में हुआ ऐसा माना जाता है। इस परिषद को एक निश्चित तिथि में स्थापित करना कठिन है क्योंकि विभिन्न कृतियां अलग अलग समयों से संबंध रखती हैं। जैसा कि हमने ऊपर बात की, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े कृतियां हैं जिसे शामिल किया गया है इस संगम साहित्य में। अतः इस कारण से इसका तिथिबद्ध करना काफ़ी कठिन कार्य है क्योंकि ये सभी कृतियां जो है अलग अलग समयों से संबंध रखती है। इन गीतों की विषय वस्तु को दो मुख्य शैलियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, अकम तथा पूरम। इसमें संगम में जो गीतों की विषय वस्तु है इसकी शैली को दो श्रेणी में हम विभाजित कर सकते हैं, वह है अकम, पहला अकम तथा दूसरा पूरम में। अकम काव्य लोगों के, अकम की बात करें तो अकम का अर्थ है काव्य लोगों के आंतरिक जीवन से संबंध रखता था। अकम जो गीत हैं, शैली है, ये काव्य लोगों के आंतरिक जीवन से संबंध रखता था, जैसे प्रेम प्रसंग तथा विवाह। जबकि पूरम की बात करें तो इसका संबंध बाहरी जीवन से है, जैसे युद्ध। संगम साहित्य में उल्लेखित तिनय की संकल्पना दोनों ही शैलियों के काव्य से संबंध रखती है। तो इस प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य में जो है दो प्रकार की शैलियाँ की रचनाएं हमें देखने को मिलती है,
जिसमें लोगों के आंतरिक जीवन से संबंधित रचनाएं हैं, तो दूसरी लोगों के बाहरी जीवन से संबंधित युद्ध जैसी घटनाओं आदि से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती है। संगम साहित्य में तीनय की संकल्पना भू सदृश के साथ साथ प्रसंगानुरूप प्रेम तथा युद्ध की स्थितियों का संकेत करती है। इस प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य में तीनय की जो संकल्पना है, इसमें हमें प्रेम तथा युद्ध की स्थिति का संकेत मिलता है। इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी मिलती है। अकम काव्य में इन्हें 5 प्रकार के भू दृश्यों में बांटा गया है, जहां नायक तथा नायिका के आंतरिक जीवन की 5 चरणों में चर्चा की गई है। पुरंजी प्रवर्तीय तीनय या भू दृश्य है, जो प्रेमियों के मिलन से संबंधित है। मुलय या चारागाह क्षेत्र का संबंध अपने प्रेमी के लिए प्रतीक्षारत स्त्री के बिंब से है। मरुतम या नदी द्रोणी का क्षेत्र नायक के विश्वासघात से संबंधित है। नेतल या तटीय क्षेत्र विरह तथा विकलता से संबंधित है। पालय या शुष्क भू क्षेत्र कई कठिनाइयों और प्रेमियों के वियोग को प्रकट करता है। इन परिस्थितिकीय क्षेत्रों के अपने विशिष्ट जीवन, वनस्पतियां, समय, देवता, व्यवसाय तथा मौसम हैं। किसी विशिष्ट परिस्थितिकीय क्षेत्र की कविताओं को उस क्षेत्र की अन्य विषय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता था। इन तीनय रचनाओं में मुख्य चरित्रों के नाम, नायक, नायिका, उसके मित्र तथा विमाताएं इनमें प्रधान चरित्र हैं। बहरहाल राजाओं तथा मुखियाओं का उनसे संबंधित मिथकीय तथा ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इन रचनाओं में वर्णन है। तो ऊपर हमने जो इस प्रकार की रचनाएं की गई थी, जिसमें प्रेम प्रसंग आदि दृश्यों को प्रकट किया गया है, इसमें कुल 5 चरणों में इस प्रकार के जीवन की चर्चा की गई है, उसे हमने पढ़ा। इसी प्रकार हम देखें तो पूरम काव्य में तीनय की संकल्पना बाहरी जीवन से संबंधित है, जिसमें युद्ध प्रसंग, नैतिकता तथा जीवन के मूल्य शामिल है। युद्धों में चरणों का वर्णन तीनय के रूप में किया गया है। प्रत्येक तीनय युद्ध के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट फूल का संकेत करता है। वेतची तीनय मवेशियों की लूट के साथ युद्ध की शुरुआत का संकेत करता है। वहीं वाची तीनय युद्ध की तैयारी, जबकि उजीनय तीनय घेराबंदी का वर्णन करता है। थम्बई तीनय युद्ध की वास्तविक घटना, तो वकाई तीनय युद्ध में विजय से संबंधित है। पूरम गीत इनके मुख्य चरित्रों अर्थात राजाओं और मुखियाओं तथा युद्ध स्थलों के नामों का उल्लेख करते हैं। कुछ कविताओं की दार्शनिक हैं, जो जीवन की नश्वरता पर बल देती है। इस प्रकार आज हमने जो संगम साहित्य की जो शैलियाँ हैं, अकम और पूरम, उसके बारे में जाना। अकम जहाँ व्यक्ति के भीतरी जीवन की परिकल्पना घटनाओं से संबंधित है, वहीं पूरम काव्य जो है वह लोगों के बाहरी जीवन से संबंधित है, इसे हमने पढ़ा। इस प्रकार हमने आज साहित्यिक जो संगम साहित्य है उस पर विस्तार से पढ़ा और उसे समझने का प्रयास किया। यह काफ़ी सरल भाषा में आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर इस पे अभी आपकी पकड़ अच्छी नहीं बनी है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, आपकी समझ इस पे काफ़ी गहरी हो जाएगी, ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।